गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ द 4 जुलाई 2022 के हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रंपा रेबेलियन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। पहली स्टेटमेंट और आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट मार्क द फर्स्ट मेजर रेबेलियन ऑफ पीपल इन पंजाब टुवर्ड द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश इन 1849। इट मीन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द क्या ये पंजाब के अंदर हुई थी। और सेकेंडली क्या इसको जो लेड किया गया था अल्लूरी सीतारमन राजू के द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो रंपा रेबिलियन है, पहली बात तो याद रखिए 1922 में हुई थी और इसके जो है 200 ईयर्स आर कम्प्लीटेड। ठीक है, 1922 में हुई थी और इसको जो है मनियाम रेबिलियन के नाम से भी जाना जाता है। और एक टाइप से ट्राइबल अपराइजिंग हुआ करती थी, किसके द्वारा? अल्लूरी सीताराम रज्जू के द्वारा जो है इसको प्रिसाइड या लीड किया गया था इन गोदावरी एजेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हम ये कह सकते हैं ये रंपा रेबिलियन हुआ कहाँ था। अगर ये इंडिया का मैप है तो मद्रास के अंदर शायद ये यहाँ पे हुआ होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये हुआ किस तरीके से था? बाद में इनको कैप्चर कर लिया जाता है और किल कर दिया जाता है राजू को। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन मेड बाय द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको सिंपल कंसिडर करना है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन BPL ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडीज एंड फूड ग्रेन्स। तो आपको बताना है क्या फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सिर्फ जो BPL के अंडर में आते हैं सिर्फ उन्हीं को जो है फूड दिया जाता है। आपको बताना है कोई ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड देखते हैं, द एल्डेस्ट वीमेन इन अ हाउस होल्ड ऑफ एज 18, जो एल्डेस्ट मेंबर है जिसकी उम्र अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर है या फिर उससे ज़्यादा है, शेल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ द राशन कार्ड। नंबर थर्ड, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है उनको जो है टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरी पर डे दिया जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती है फॉर 6 मंथ देयर आफ्टर। मतलब जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है उसके 6 मंथ बाद भी क्या ये दिया जाता है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट। लेट्स सी फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं करेक्ट है। कवरेज एंड इंटाइटलमेंट जो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें 75% जो है रूरल पॉपुलेशन एंड 50% जो है अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे कवर की जाती है अंडर TPDC, मतलब टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद यूनिफॉर्म इंटाइटलमेंट ऑफ 5 पर kg दिया जाता है पर्सन पर मंथ। नो रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली BPL। तो यहाँ पे कोई BPL का कंसेप्ट नहीं आता है। बेसिक पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर किया जाता है। पहले 100% किया जाता था लेकिन बाद में इसको जो है 50% अर्बन एरिया में और 75% जो है रूरल एरिया में कर दिया गया है। इसमें BPL का कंसेप्ट नहीं आता है। पर याद रखिएगा जो राशन बनाने की पूरी प्रक्रिया है जो उसमें एल्डेस्ट वुमेन है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। बेसिकली उसके नाम पे राशन कार्ड बनवाया जाता है। इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी एक एम रखा जाता है। नंबर थर्ड देखते हैं, जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है कितना दिया जाता है उसको देखते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन and lactating mother and children in the age group of the 6 month to 14 year will entitled to meal as per prescribed। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर है और चिल्ड्रन है जिनकी एज है 6 मंथ से लेके 14 साल तक है ना। और यही जो है RTI एक्ट मतलब RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट एज पर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको ऐड किया गया है। लेकिन वहाँ पे जो उम्र है यहाँ पे 6 महीने है ना, तो वहाँ पे 6 साल है, 6 से 14 है ना। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको हटा दिया गया है। Nutrition norms under integrated child development scheme and midday meal scheme. The nutrition and feeding of for supplementary nutrition are prescribed by government of India 500 calories and 12 से लेके 15 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे रखा गया। ये जो है लैक्टेटिंग वुमेन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे 600 कैलोरी दिया गया था लेकिन 600 कैलोरी ना होके ये 500 कैलोरीज है। लेकिन कितने दिनों तक है ये भी हम यहाँ पे एक बार देख ले रहे हैं। देखो बिटवीन द एज ऑफ द 6 मंथ टू 6 ईयर और 600 नोट 1600 कैलोरी एंड 18 से लेकर 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रेग्नेंट वुमेन या नर्सिंग मदर को दिया जाता है। और इतना प्रोटीन यहाँ पे देने की कोशिश की जाती है। एल्डेस्ट मेंबर द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर। देखो जो हम वुमेन की बात करते हैं या फिर हम चाइल्ड और वुमेन दोनों की बात करते हैं। देखो चाइल्ड एंड वुमेन, ठीक है। चाइल्ड की बात करते हैं 10 से लेके 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। यहाँ पे 20 से लेके 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। और एक वुमेन को कितना प्रोटीन खाना चाहिए तो याद रखिए जितना उसका वेट है ना उसको 1/10 कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 56 वेट है 56 kg वेट है ना तो मुझे जो खाना चाहिए वो 5.6 ग्राम खाना चाहिए, 5.6 kg खाना चाहिए, राइट।
नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, देख लेना एक बार प्लीज़, मेक श्योर यू चेक इट। एंड अगर चाइल्ड को कैलोरीज की देने की बात जब की जाती है तो वो जो है 500 है, और अगर विमेन की बात करें तो 600 है, और क्वेश्चन में 1600 दिया गया था, इस वजह से गलत है। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपको करेक्ट बताना है रिगार्डिंग इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी constituted to give advice on the commerce and related issue to the government of India, especially to the prime minister। मतलब जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बेसिकली जो इकोनॉमिक रिलेटेड बात जो है प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाती है और डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सेकंड देखते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के लिए, जब प्राइम मिनिस्टर के लिए। आपको दोनों कौन सा यहाँ पे सही है, जब हम सही की बात करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे सही है, एक बार देख ले रहे हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है ताकि एडवाइस दिया जा सके इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशूज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एट प्रेजेंट कंपोजिशन की बात करें तो विवेक दिब्रा इसको हेड कर रहे हैं। द टर्म यू कैन सी हियर, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के बारे में पूछा जा रहा है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ द प्राइमरी काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स ऑफ इंडिया। मतलब ये है काउंटर टेररिस्ट के लिए एकमात्र या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टास्क फोर्स है। सेकंड, इट एम्पावर टू डील विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस द स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। मतलब ये है जो भी टेरर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं ना उसको डील करने के लिए ये स्टेट से ले सकती है हेल्प। द फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA वाज TN शीशान। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, लेट्स सी कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे सिर्फ ए सही है, ए का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो थर्ड यहाँ पे गलत है लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये हमारी कंट्री में काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है, ये डील करती है स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। और क्योंकि जो टेररिज्म वगैरह है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है। लेट्स सी अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की देखें द फाउंडिंग जो जनरल डायरेक्टर हुआ करते थे NIA के वो राधा विनोद रज्जू थे एंड ही सर्व 2010 तक, 2008 में इसको बनाया गया था बेसिकली NIA के। ये जब मुंबई में अटैक हुआ था ना तो उसके बाद इसको बनाया गया था। यू कैन सी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है फकरा के बारे में। फकरा इज नथिंग बट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी देखो अगर हम फकरा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, हम ये किस टॉपिक के अंडर में पढ़ते हैं। तो NGO आपने सुना होगा, ठीक है। NGO को रेगुलेशन या फिर ये पहली बात तो आपको ये पता होना कि रजिस्ट्रेशन जो है जो सोसाइटी एक्ट ऑफ 1980 के हिसाब से किया जाता है, लेकिन इनका रेगुलेशन जो है दो जगह पे हम देखते हैं। एक तो फकरा के अंडर जो ये रेगुलेशन आया था वो 2010 में आया था, बाद में इसमें 2019 में 2020 में अमेंडमेंट भी किया गया था, और इससे पहले आ चुका है फेमा। इन दोनों के अंदर जो है NGO को रेगुलेट किया जाता है। फकरा जो है इसके ये जो है MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, और जो फेमा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। बेसिकली ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हमारी कंट्री में दिया जाता है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, उसको देखने में हेल्प करता है। इसके बारे में लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। सेकंड, वंस ग्रांटेड फकरा रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर द 3 ईयर, मेरे हिसाब से 5 ईयर होना चाहिए। लेट्स सी नंबर थर्ड देखिए द एंटिटीज कवर्ड बाय द एक्ट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, मतलब क्या इंडिविजुअल को पैसे नहीं दिए जा सकते। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जो मैं थोड़ा सा बता भी चुकी हूँ। फकरा रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशन को, तो याद रखिए फॉरेन डोनेशन को, एंड इंश्योर सच कॉन्ट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली इफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। राइट, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, मोरालिटी हो गया, डिसेंसी हो गया, डिफेमेशन हो गया, इन को जो है अफेक्ट नहीं करना चाहिए कोई भी फंडिंग जो बाहर की कंट्री से आ रही है, स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। जस्ट अ सेकेंड। द एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड इन 1976 वाज अमेंडेड इन ईयर 2010 एंड देन 2020 में इसको अमेंड किया गया, लेकिन सबसे पहले इसको जो है 1976 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। सेक्शन 5 ऑफ द फकरा एक्ट जो है ये बताता है कि अनचेक्ड या फिर अनब्रिडल जो पावर है ऑर्गेनाइजेशन को वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं ले सकते, डिनाई करना हो, ये कुछ इसमें बातें लिखी गई है। नॉट सो इंपॉर्टेंट। फकरा इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, द प्रोविजन द एक्ट अप्लाई टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आउटसाइड and who may be outside India and to companies or their branches outside India that are registered or incorporated in India। देखो कुछ नहीं है, जो कंपनी हमारी कंट्री में या फिर हमारी कंट्री की कोई कंपनी बाहर की कंट्री में अगर काम कर रही है तो ये वहाँ पे लागू होता है। हमारी कंट्री में तो लागू होता ही होता है, लेकिन हमारी कंट्री की कुछ कंपनी जो बाहर की है, बाहर काम कर रही है, वहाँ पे भी ये लागू हो सकता है।
ठीक है। द एंट्रीज कवर्ड बाय द एक्ट इंक्लूड एन इंडिविजुअल अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया गया वो बात की जा रही है। और हाउ लॉन्ग इज़ अप्रूव्ड ग्रांटेड, मतलब जो अप्रूवल है कितने टाइम पीरियड के अंदर ग्रांट करना चाहिए। वंस ग्रांटेड फकरा रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर द 5 ईयर एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल विद इन अ 6 मंथ, रिन्यू करा सकते विद इन अ 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आज मेरा रजिस्ट्रेशन जो है, मतलब आज के देखो 1 साल अभी मेरा रजिस्ट्रेशन रहता है, तो 6 महीने बाद जो है मैं उसके लिए रजिस्टर कराना शुरू कर सकती, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। इन केस ऑफ फेल्यूर टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल, तो रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल या एक्सपायर हो जाता है तो उसको कैंसिल मान लिया जाएगा। नो इंटाइटल्ड टू सर्विस फॉरेन फंड्स एंड यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग फंड्स विदाउट द परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री, और जो भी उसके पास फंड होगा ना वो हमारी कंट्री में यूटिलाइज नहीं हो सकता अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 में ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कौन से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट, द कॉन्फ्रेंस वाज को होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन। सेकंड है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली ये शायद 8 जुलाई को होती है ना, क्योंकि हम उस दिन ओशियन डे भी मनाते हैं। एंड सदर्न ओशियन को पिछले साल जो है एक दर्जा भी दिया गया था कि ये अब से ओशियन हो जाए, तो 5 ओशियन हमारे अर्थ पे लाई हैं। फॉर एग्जांपल PAISA से याद रखिएगा, P फॉर पैसिफिक, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडिया। अब सदर्न ओशन भी है और आर्टिक ओशन भी है, और ये जो है सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो ये पैसिफिक है, दूसरे नंबर पे यू कैन सी अटलांटिक है, थर्ड है इंडियन। पैसिफिक की शेप देखा जाए तो ट्रायंगल है, और अटलांटिक की देखा जाए तो ऐसा है। इंडियन ओशन की इस तरीके से है, और आर्टिक ओशन को चपटा ओशन के नाम से भी जानते हैं। सदर्न ओशन इज़ वेरी जैसे हम बोलते हैं ना सी विदाउट बाउंड्रीज, तो वो सरगोसा सी है, उसी तरीके से ओशन भी है जो हम सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, जो भी है या तो वाटर है, वाटर की फॉर्म में आइस है। ओके, लेट्स सी सेकंड देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। नंबर 3 देखते हैं। द कॉन्फ्रेंस एंडेड विद द लिस्बन डिक्लेरेशन टाइटल्ड आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। लिस्बन डिक्लेरेशन, लिस्बन किसकी कैपिटल है, तो पुर्तगाली की है, और पुर्तगाली हमारी कंट्री में सबसे पहले भी आए थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। द कॉन्फ्रेंस वाज को होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कीनिया एंड पुर्तगाल। मेक श्योर यू रिमेंबर इट, इसकी वजह से ही लिस्बन कॉन्फ्रेंस आया जो टाइटल करता है आवर ओशन आवर फ्यूचर। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस जो है हमारी कंट्री से डेलीगेशन यहाँ पे लैड किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है करेक्ट ही पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। क्या है ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट? इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशियल फंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सेकेंड, इट एम टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द मैरीन प्लास्टिक लिटर फ्रॉम द शिपिंग एंड फिशरीज। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही, तो बी यहाँ पे सही। इट वाज लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO एंड FAO एंड इनिशियल फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे। इट एम टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मैरीन प्लास्टिक लिटर फ्रॉम द शिपिंग एंड फिशरीज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, करेक्ट पूछा गया है। एग्रीकल्चर सोइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्सीडेट इनटू इन्वायरमेंट। जिस तरीके से जो एग्रीकल्चर सोइल है वो क्या NO2 को रिलीज करती है, क्या स्टेटमेंट सही है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू इन्वायरमेंट, क्या स्टेटमेंट सही है। नंबर 3, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू इन्वायरमेंट। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। अगेन रिपीट, एग्रीकल्चर सोइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू इन्वायरमेंट, कैटल रिलीजेज अमोनिया इनटू इन्वायरमेंट। नंबर 3, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन इनटू द इन्वायरमेंट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कभी भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो जनरली सही ही होता है। एग्रीकल्चर सोयल कंट्रीब्यूटेड टू ओवर 70% ऑफ NO2। याद रखिएगा जो एग्रीकल्चर सोयल्स है वो NO2 का कंट्रीब्यूशन जो 70% है। अभी न्यूज़ में भी था कि PM 2.5 एंड NO2 का जो पोल्यूशन है चाइना में सबसे ज़्यादा पाया गया है ना। वैसे तो एयर पोल्यूशन हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है, बट अभी न्यूज़ आई है कि चाइना का जो बीजिंग शहर है वहाँ पर NO2 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। फॉलोड बाई वेस्ट वाटर में कहाँ से निकलते हैं एंड कमर्शियल एक्टिविटी 6%। इंडियन एग्रीकल्चर से भी जो है मीथेन सबसे ज़्यादा निकलती है। कैटल अकाउंट फॉर 80% ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा द पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है यहाँ पे रिएक्टिव नाइट्रोजन निकलती है जो हमारी जो सेकेंडरी पोल्यूशन का भी काम करती है, जो इन्वायरमेंट के लिए हजार्डियस हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, डेट नथिंग बट PM फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। समझ में नहीं, PM के द्वारा, PM की एक बेसिकली स्कीम है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। जिस तरीके से हमारी कंट्री MSME उसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग यू नो वेरी वेल, सी सनराइज सेक्टर में आता है ना।
तो जब सनराइज सेक्टर, तो इसके जो माइक्रो जो फूड है, फूड पार्क है बेसिकली, उसको हेल्प यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है, उसको फॉर्मलाइज्ड किया जाए, इस स्कीम के तहत ये कोशिश की जाती है। ओके, तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, करेक्ट पूछा गया। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्या स्टेटमेंट सही है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2020 टू 2021, 2024-25, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। एम इसका ये है कि अनऑर्गेनाइज एमएसएमई है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, किसके थ्रू, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोचेज स्टेट टू आइडेंटिफाई फूड प्रोडक्ट एग्जाम्पल पेरिशेबल एग्रीकल्चर एंड सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट। टाइमिंग की बात करें 2020 से लेकर 21, मतलब 5 साल के लिए है। कन्वर्जेंस की बात करें तो ये जो सीड कैपिटल दिया जाता है एरिया लेवल पे, और एरिया लेवल अप्रोच है बेसिकली। फेडरेशन इन्वॉल्व इन फूड प्रोसेसिंग फॉर गिविंग ग्रांट टू द माइक्रो इंटरप्राइज इन द एरिया। अचीवमेंट की बात करें तो इम्प्लीमेंटेड इन 35 स्टेट डिजिटल मतलब ओशन नहीं है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मैप डेवलपमेंट ओवर 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, देखो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, 24 जनवरी को, इसी दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। और अचीवमेंट ये है कि ये जो 35 स्टेट में इम्प्लीमेंट की जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू मीथेन हाइड्रेट। क्या है मीथेन हाइड्रेट, क्या होता है कि जब हम कोल की माइनिंग करते हैं ना, तो उसमें से जो हवा वहाँ की होती है उसके अंदर मीथेन होती है ना, क्योंकि ये एक दूसरे में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। जो कोयल है वो CH4 में कन्वर्ट होता रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन पाई जाती है हमारे इन्वायरमेंट में एनीवे, तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाई जाती है। तो बस वही है, उसको ही हम एक्सप्लोर करने की यहाँ पे बात करें। पहले स्टेटमेंट देखते हैं किसके बारे में यहाँ पे है, क्योंकि मीथेन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गोज करता है वो CO2 है ना। वैसे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, तो वाटर वेपर का है, H2O का नहीं है। जब ये स्टीम फॉर्म में होता है तब होता है। ठीक है, सेकंड CO2 है एंड थर्ड पे CH4 है। अगर ये 100% अगर हम इन दोनों का, क्योंकि ये जो है अनइक्वल है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन CO2 और CH4 जो है पूरे वर्ल्ड में ही कहीं ना कहीं पाई जाती है। जस्ट अ सेकेंड, जो CO2 का कॉन्ट्रीब्यूशन 80% है, तो CH4 कॉन्ट्रीब्यूशन 24% है। Okay, let's see the first question. First statement, sorry. Global warming might trigger the release of the methane gas from these deposits. Yes, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि CH4 जब इन्वायरमेंट ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये जो गैस है वो वेपराइज होगी, और जो मीथेन के जो फॉर्म है ना, मतलब जो कोयल माइनिंग की जो जहाँ पे भी ये अभी स्टोर है, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। लार्ज डिपोजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्टिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। ऐसा माना जाता है जो आर्टिक टुंड्रा रीजन है ना, उसका जो सी फ्लोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो CO2 है वहाँ पे प्रिजर्व्ड है ना। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये CH4 जो है बाद में CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, और H2O वहाँ से निकल जाता है ना। आफ्टर अ डिकेड और 2, मतलब ये 10 या 20 साल ले लेती। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। और अभी मीथेन प्लेज भी न्यूज़ में हुआ करती थी ना, ये जब ग्लासगो समिट थी ना, तो उसमें एक बार आप जाके देखिए, करंट अफेयर में आपको ज़रूर मिलेगा। यू कैन सी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। लार्ज बट पुअरली नोन अमाउंट ऑफ मीथेन आर ट्रैप्ड इन द सेडिमेंट beneath the sea floor, frozen into a form of water ice called methane hydrated. At low temperature, methane hydrated on the sea floor are stable, but if the water and the sea floor become warmer, तो ये जो हाइड्रेट है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको एक्सरसाइज करते हैं वो भी वहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो बीमारी है उसका आउटब्रेक हो सकता है। मीथेन इज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड इन द एटमॉस्फेयर। मोलिकुलर मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर एंड ऑक्सीजन विद इन अ डिकेड और सो, मेनली बाय रिएक्शन विद ट्रेस गैसेज और हाइड्रोक्सिलिटी। मतलब OH जो है वहाँ पे कैटेलाइज का काम करता है। थस अनलाइक द केस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच स्टे इन द एटमॉस्फेयर लॉन्गर देन द मीथेन, a concerted effort to reduce the methane emission would have almost immediate result in the term of reduction of a green house effect। मतलब ये है, अगर हम मिथेन को टारगेट करते हैं ना, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका जो इफेक्टिवनेस है जिसको ये कोज कर सकता है ग्रीन हाउस, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द CO2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5 जुलाई के भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। 3 दिन के बेसिकली हमने यहाँ पे टारगेट रखा, और 13 जुलाई का जो 13 अगस्त का जो इनसाइड सिक्योर का इनिशिएटिव है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ आपकी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपके 7 सिनो महात्मा गांधी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, जो हर क्वेश्चन हर आंसर में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना, उसी की हम वहाँ पे बात करने वाले हैं। एनीवे 5 जुलाई के भी हम यहाँ पे करते हैं। देखो, पोषण अभियान इज नथिंग बट अ मिड डे मील स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन 8 मार्च 2018
सेकंड देखते हैं नीति आयोग के द्वारा मॉनिटर किया जाता है पोषण अभियान को। नंबर थर्ड, द टारगेट ऑफ मिशन टू एलिमिनेट स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 बाय 2022। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही। पोषण अभियान को 2018 में स्टार्ट किया गया था और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी 2018 में ही स्टार्ट किया गया था, राइट। लेकिन ये इसको जो है मिड डे मील के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग इसको मॉनिटर करता है, ये बिल्कुल सही। लेकिन टारगेट हम ही देखते हैं, 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। देखो, क्योंकि हमारी कंट्री में अभी जो इंस्टीट्यूशनलाइज जो बजट का जो डाटा है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है वो ये बोलता है, वैसे बजट से मैं नंबर आपको बता रही हूँ, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी जो 88% हो चुकी है इंडिया के अंदर, पहले 79 अप्रोक्सीमेटली थी। सेकंड देखते हैं, स्टंटिंग जो है अप्रोक्सीमेटली 36% है, वेस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 19% है, और मोर्टलिटी रेट अभी कल परसों ही न्यूज़ आई है वो 35 है अपॉन 1000, और हमें इसको सिंगल डिजिट में लेकर जाना है। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 69.7 ईयर है और पूरे वर्ल्ड की 72 ईयर है, और हमारी कंट्री में ही दिल्ली की 79 है जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब डेटा है, यू कैन यूज़ इट इन योर आंसर। लेट्स सी अबाउट पोषण अभियान। द प्रोग्राम सीक्स टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम फॉर चिल्ड्रन, pregnant women, lactating mother, etc. launched in 2018 with a specific target to be achieved by 2022. It aimed to reduce stunting and wasting by 2%, मतलब 2% का इसमें ये देखा गया है, टोटल 6% in 2022 among children. अनेमिया, हाँ अनेमिया अप्रोक्सीमेटली 52% है, याद रखिएगा, by 3 years, and among children, adolescent girls and pregnant women and lactating mother. The target, the mission is to bring down stunting across children in the age group 0 to 6 years from 38.4 to 25% by 2022. Niti Aayog has played a critical role in shaping the Poshan Abhiyan. Niti Aayog has been entrusted with their task of the closely monitoring the Poshan Abhiyan and understanding the period of the situation. Let's see the next question. अगला जो है मिड डे मील स्कीम के बारे में है, आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। देखो, द स्कीम गारंटीज आर मील टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल, यू नो वेरी वेल। आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे मेंशन किया गया है कि वहाँ पे एडेड स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड एंड फाइनेंस्ड स्कूल होते हैं। एनीवे बात ये नहीं थी। द स्कीम गारंटीज 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल एंड मदरसा सपोर्टेड अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। तो याद रखिए ये सही बात है, और इसका मेन एम ये है कि जो स्टूडेंट है वो स्कूल में आना चाहें, क्योंकि वहाँ पे फ्री में एजुकेशन और खाना मिलता है। द स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आपको कौन सा यहाँ पे सही, तो फर्स्ट यहाँ पे सही है, क्योंकि जो ये स्कीम है MHRD मंत्रालय के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अभी इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दिया गया। अबाउट द मिड डे मील स्कीम, द स्कीम गारंटीज 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल एंड मद्रास सपोर्टेड बाय द अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। स्टूडेंट अप टू द क्लास 8 आर गारंटेड 1 न्यूट्रिशन कुक्ड मील एट लीस्ट 200 डेज इन ईयर। ऐसा माना 200 दिन जो है उनको ये पका हुआ खाना दिया जाएगा। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर में आता है। इट वाज लॉन्च इन द ईयर 1995 एज द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इन 2004 द स्कीम वाज री लॉन्च एज द मिड डे मील स्कीम। इसका नाम, और ये जो स्कीम है वो कवर की जाती है फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखो, फूड से रिलेटेड ना 2 स्कीम चल रही है, फूड को इंश्योर करने के लिए 2 स्कीम चल रही है। एक तो है फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी मिशन 2013 का। बेसिकली ऑपरेट कैसे करते हैं, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शॉप, जो राशन शॉप के नाम से जिसको जाना जाता है उसके हिसाब से। सेकंड है मिड डे मील स्कीम, ये 2, और थर्ड है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये 3 स्कीम है जो फूड से रिलेटेड है। एक प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड को कवर करती है। मिड डे मील स्कीम जो है 6 से लेके 14 ईयर के बच्चों को लेके चलती है। बेसिकली 14 साल तक के बच्चों का ना वो 8th में आ जाता है तब तक। और ये राशन शॉप है जिसमें 1 रुपये में 1 किलो अनाज या चावल मिलता है। एक किसी का दाम 2 है, किसी का दाम 3 है ना। इसमें ऑयल सीड को भी ऐड कर दिया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल ऑफ 2021 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल ऑफ 2021, आई अगेन रिपीट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल आया 2021 में, उसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको बताना कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे डी करेक्ट है, देख ले रहे क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है। द वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बीइंग स्ट्रेंथन थ्रू द स्वच्छ भारत मिशन। तो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। पहले एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो खुद गलत दे रखे, तो हम क्यों उसको पढ़ेंगे ना। थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक कैरी बैग टू बी इंक्रीज फ्रॉम 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक बढ़ा दी गई है, और इसके बाद 120 तक हमारा एम है। ठीक है, तो फिलहाल जो 50 माइक्रोन की जो पॉलिथीन यूज़ की जाती है उसको 75 कर दिया जाएगा, और फिर बाद में इसको 120 कर दिया जाएगा। ठीक है, द वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज बीइंग स्ट्रेंथेंड थ्रू स्वच्छ भारत मिशन। गवर्नमेंट नोटिफाई किया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 प्रोहिबिटेड आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम बाय 2022। ये भी अभी स्टार्ट हो चुका है, राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज हैड्रन कोलाइडर। सी, ये एक लार्ज हैड्रन कोलाइडर है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि परहैप्स जहाँ तक, या तो ये न्यूट्रिनो से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की कंडीशन को हम मेटअप कर सकें, और जिस तरीके से सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसी तरीके से एनर्जी को हम प्रोडक्शन कर पाए एट ऑन अर्थ, राइट। लेट्स सी AIC, a large ion collider experiment, the large hadron collider beauty, कॉम्पैक्ट म्यून सेलेनाइड, ATLS आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही, तो चारों की चारों सही है। LHC के अंदर ये चारों के चारों प्रोग्राम चल रहे हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है। लेट्स सी, लार्ज हैड्रन कोलाइडर एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ठीक है, इट, जैसे आपने साइक्लोट्रॉन सुना होगा, जिसमें प्रोटॉन की जो एक्सेलरेटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, एंड इसको हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूटिलाइज करते हैं। It started on 10th September 2008, remains the latest addition to CERN Accelerator Complex. LHC consists of 27 km ring of superconducting magnets with a number of accelerating structure to boost the energy of the particle along the way. मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, एक्सेलरेट करने की कोशिश की जाती है थ्रू मैग्नेट। द बीम इनसाइड द LHC are made to collide at a four location and around the accelerated ring corresponding to the position of the four particle detector। मतलब 4 जगह पे जो पार्टिकल को जो है कोलाइड करने की कोशिश की जाती है, और यहीं से इसका जो स्पीड है बढ़ती है। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है विद रेफरेंस टू द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुरुंजी, मुलाई, मरुथम, नईथल एंड पल्लाई, ये क्या है? ये एक लैंडस्केप हुआ करते थे संगम में, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेक श्योर यू रिमेंबर इट। तो कुरुंजी जो है एक लैंडस्केप था। Tamil sends soil sample for project relating to the new parliament building. They pertain to the 5 ecological region mentioned in the ancient Tamil Sangam literature. बेसिकली क्या है कि तमिलनाडु के द्वारा अभी सोयल का सैंपल भेजा गया है, ताकि न्यू पार्लियामेंट जहाँ पे बन रही है वहाँ की सोयल जो है उसकी सोयल से उसको बनाया जाए। दे पर्टेन टू 5 इकोलॉजिकल रीजन, जो अभी तमिलनाडु के द्वारा भेजे गए। सोयल सैंपल फ्रॉम 5 इकोलॉजिकल रीजन मेंशन इन एंशिएंट तमिल लिटरेचर इज कुरुंजी, मुलाई, मरुथम, निप्थल एंड पल्ली। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मेक श्योर यू नो इट। अगला जो है डोनस्टक एंड लुहान, ये शायद मैंने पढ़ाया भी हुआ है, ये अभी न्यूज़ में हुआ करता था। बेसिकली डोनबास रीजन है, ये कहाँ पे है? तो ये रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे लाई करता है। बेसिकली अभी ये एक न्यू स्टेट है ना, अंडर द न्यू बेसिकली नेशन बनाए गए हैं रशिया के द्वारा। और लेट्स सी, डोनस्टक एंड लुहान्स्क आर द 2 एरिया डेट टुगेदर मेक अप द डोनबास रीजन ऑफ द यूक्रेन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हुआ करती थी। बेसिकली डोनबास इज अ की इंडस्ट्रियल हब एंड इम्पोर्टर फ्रॉम अ रिसोर्स परस्पेक्टिव है इन द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन यूक्रेन। These 2 area broke away from the Ukrainian government control back in 2014 से ही। बेसिकली यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है इसको कंट्रोल करके नहीं चलती है। एंड प्रोक्लेम्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट पीपल डिवेलप डोनबास रीजन ऑल्सो ऑफर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज फॉर रशिया बाय कंट्रोलिंग द रीजन। रशिया इंटेंड टू क्रिएट अ लैंड ब्रिज टू क्रीमिया, a territory it annexed in 2014. Access to Black Sea and warm water ports in Crimea such as the Sevastopol, access to important trade route throughout the year. Let's see the next question. अगला क्वेश्चन है शदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो केरला करके आपको याद रखना है। सेविंग चिनकुरंजी फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो ये अभी न्यूज़ में है इस वजह से। आई अगैन रिपीट, शेंद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पूछा गया? तो केरला के अंदर है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि चिनकुरंजी जो क्लाइमेट चेंज से बचाने की कोशिश की जा रही है। शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द ग्लूटा ट्रेवनकोरिका स्पीसीज एंडेमिक टू द अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व known as Chinkurunji in a local parlance. Shandruni Wildlife Sanctuary is a protected area in the Western Ghat located in the Kollam district of Kerala
एंड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में ये आती हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है क्या इनकॉर्पोरेट की गई है फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगास हैव बीन गिवन द habitat right. Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decide the habitat right for the primitive and vulnerable tribal in any part of India. तो थर्ड तो बिल्कुल गलत है, सेकंड सही है। एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। द फेज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज डिफाइंड ओनली इन द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट ऑफ 2006 एंड नोट इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिफाइन किया गया है शेड्यूल 2006 का जो एक्ट है, तो याद रखना प्लीज़। और ये पूछा भी जा चुका है। सबसे बड़ा कौन सा है, मैं भूल रही हूँ बेसिकली, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर पे पड़ता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व परहैप्स ये सबसे बड़ा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, राइट। नोट इन चलो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर मतलब मोटा जो है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ये डिसाइड करता है हैबिटेट किसको देना। और सबसे पहले किसको दिया गया, तो बेगास। बेगास कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। ये क्या है, पिवटीजीज है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मनी बिल के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। बताना है भाई कौन सा करेक्ट नहीं है। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। मनी बिल इज कंसर्न विद अप्रोप्रिएट मनी आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो सी यहाँ पे गलत है, बाकी आप यहाँ पे देख लेना। डेफिनेशन जो है मनी बिल की कहाँ पे है, देखो बिल की डेफिनेशन जो है एक 110 से स्टार्ट हो जाती है। 117 में जो है फाइनेंस बिल की डेफिनेशन को दिया गया है। आपको बताने की ऑर्डनरी बिल का जो प्रावधान है वो कहाँ पे दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यू नो वेरी 368 है ना, में मेंशन किया गया। एनीवे फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर बिल शुड बी डीम्ड टू मनी बिल इफ इट ओनली प्रोविजन डीलिंग विद द फॉलोइंग मैटर। फॉर एग्जांपल द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, the regulation of the borrowing of money or the given of any guarantee by the government of India or the amendment of the law with respect to any financial obligation undertaken to the by the government of India, custody and counsel fund। ये you can see here। let's say the next and the last question of the day। ये कुछ ज़्यादा ही समय हो गया ना, लेकिन यस जो हमारा डेली स्लाइड है उसको हम जरूर पढ़ें। आपको करेक्ट बताना है। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और ऑफिस सी सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली। क्या स्टेटमेंट सही? देखो जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको अपनी वो जो सीट है उसको वैकेट करना पड़ेगा अगर वो मेंबर असेंबली की नहीं रहती है। सेकंड है, मान लिया जाए अगर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है तो उसी का ही स्पीकर होगा, उसी गवर्नमेंट का बेसिकली। तो उसको क्या, उसको जो है इमीडिएटली वैकेट करनी पड़ेगी अपनी सीट। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे है। मेरे हिसाब से बी यहाँ पे सही है, ए यहाँ पे सही है, सॉरी। यूजली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली, हाउएवर ही वैकेट हिज ऑफिस अर्ली एनी ऑफ द फॉलोइंग इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। मान लीजिए अगर वो असेंबली का मेंबर नहीं रहते तो वो अपनी पोजीशन को वैकेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो 6 महीने, मान लीजिए कोई आउटसाइड मेंबर है, वो पार्लियामेंट का मेंबर मतलब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसको फिर भी मेंबर बना दिया जाता है। लेकिन ये एक प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उस 6 महीने के अंदर में उसको मेंबर का हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। अगर वो नहीं बन पाता है तो वो असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। तो उस केस में इफ़ ही रिजाइन बाय द राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर, इफ ही रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल ऑफ द मेंबर एंड द असेंबली, सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर द गिविंग 14 days advance notice। Statement second is also incorrect because the speaker of the whole office from the date of his election till immediately before the meeting of the legislative assembly after the dissolution of the one of the you can see here। let's see the next। इसको हम नहीं करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड है उसको एक बार हम यहाँ पे एक बार पढ़ ले रहे हैं, है ना, जो हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं बेसिकली उसी का ही पार्ट है। तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि हम ये कुछ अलग ले रहे नहीं। इंडिया की जीडीपी जो है इंक्रीज़ हुए 1947 से 147 से लेके इतने करोड़ टुडे। इंडिया हैज़ बिकम अ न्यूक्लियर पावर है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव ग्रोथ है। इंडिया की लिटरेसी जो रेट है पहले 12% थी, अब 74% अप्रोक्सीमेटली। और स्क्यूड सेक्स रेशियोज़ के बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले 32 ईयर थी, अब 70 ईयर है। इंडिया इज़ अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बट 70% ऑफ API जो है इंपोर्ट की जाती है, ये एक प्रॉब्लम है। डेमोग्राफिक कंडीशन की जब बात करते हैं, द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग स्टेडली ड्यू टू द डिक्रीज इन डेथ रेट विद इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटी। 1947 में 340 मिलियन पीपल थे। ये आपको दिखने की ज़रूरत नहीं है। वट शुड बी द विज़न ऑफ इंडिया नाउ। तो अभी क्या विज़न होना चाहिए? सबका साथ सबका विकास, सबका ये हमारा एक नारा होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, स्किल फोकस करना चाहिए स्किल एजुकेशन पे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन वो यंग है ना, यंग पॉपुलेशन है।
ब्रीचिंग द गैप बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सैलरी का भी जो गैप है वो बढ़ाना कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो टीचर की सैलरी दी जाती है प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी मिलती है इन गवर्नमेंट स्कूल्स। क्लाइमेट सस्टेनेबल अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, इंडिया हैज़ लॉस्ट अबाउट 25% ऑफ इट GDP ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, राइट। ऐसा माना जा रहा है कि 25% की जो है वो लॉस हो जाएगी। लेकिन हमारी कंट्री में देखो कितने अच्छे अच्छे पर्सन है। फॉर एग्जांपल सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ये सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट के हैं, शांतनु नारायण जो एडोब फोटोशॉप के हैं, एंड अरविंद कृष्ण IBM के हैं, है ना, अरविंद कृष्ण IBM के हैं, संजय मल्होत्रा माइक्रो टेक्नोलॉजी के हैं, निखिलेश अरोड़ा जो है प्लेटो आल्टो नेटवर्क के हैं, रंगराजन रघुराम वीमी वायर के हैं, और अभी प्रयाग अग्रवाल ट्विटर के बने हैं, जॉर्ज कुरियन जो है नेट ऐप के हैं, रेवाथी अधिविथी फ्लेक्स के हैं, जयश्री उलाल जो है आर्टिस्टा नेटवर्क के अभी ये CEO बने हैं। और इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यू कैन सी हियर, राइट। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, कहीं पे भी आप एग्जाम्पल के रूप में इसको देख सकते हैं। अच्छा, 4 प्रायोरिटी हमारी एरिया जो है गवर्नमेंट के बजट में रखी गई है, PM गति शक्ति, और इसमें 2 प्लान है बेसिकली। ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना एंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना, सनराइज अपॉर्चुनिटी को हमारे सामने जो है उसको ग्रैब करना, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 4th पे क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन एंड स्किल भी कर सकते हैं। ग्रोथ इन इक्वलिटी, क्लीन एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इन इक्वलिटीज़। 10th में सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़, मतलब हमारी जो सिटीज़ हैं और जो कम्युनिटीज़ है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव फूड कंजप्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना और पार्टनरशिप करना, ठीक है। और हमारी कंट्री में जो नीति आयोग है वो इसको निकालता है। अच्छा, अभी देख ले रही है कि आगरा या फिर उत्तर प्रदेश के ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसको बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। आगरा जो है लेदर प्रोडक्ट के लिए फेमस है, मेक श्योर यू रिमेंबर इट। कानपुर भी लेदर प्रोडक्ट के लिए फेमस है। जौनपुर की जब हम बात करते हैं तो वुलन कारपेट के लिए फेमस है। अमरोहा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, झांसी सॉफ्ट टॉयज, राइट। अलीगढ़ जो है लॉक्स के लिए फेमस है। कौशाम्बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। कन्नौज जो है परफ्यूम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूरिया जो है फूड प्रोसेसिंग, देसी घी बेसिकली वहाँ पे मिलता है। आजमगढ़ की बात करते हैं, ब्लैक पोट्री इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर में जो है बनाना फाइबर प्रोडक्शन होता है ना। और अभी न्यूज़ में भी है, बनाना को जो है बनाना की हेल्प से जो हमारी पॉलीथीन है उसको जो है रिसाइकल्ड किया जा रहा है, मतलब उसमें कुछ ऐसा डाला जाता है बनाना का वेस्ट या फिर एक्सट्रैक्ट, जिससे वो जो है। अच्छा, अम्बेडकर नगर की बात करें तो टेक्सटाइल के लिए है। कानपुर देहात की बात करें तो एल्यूमिनियम के बर्तन वहाँ पे बनते हैं। और अब लेदर इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है। लेदर प्रोडक्ट कानपुर नगर में है। अमेठी की बात करें तो मून जो प्रोडक्ट है और ये इलाहाबाद में भी फेमस है। अम्बेडकर नगर जो है टेक्सटाइल, याद रखिएगा, अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल। कानपुर देहात यू कैन से, अमेठी में मूंग प्रोडक्ट, कानपुर नगर। अयोध्या में जैगरीज है। कशगंज में जरदोजी है। बदायूं के अंदर जरी जरदोजी उत्पाद यहाँ पे होता है, बदायूं के अंदर। लखीमपुर खीरी की बात करें तो ट्राइबल क्राफ्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है ना। अच्छा, बदायूं की बात करें यू कैन सी है, बागपत जो है होम फर्निशिंग है। ललितपुर में जारी सिल्क साड़ी है। लखीमपुर खीरी की बात करें ट्राइबल क्राफ्ट है, राइट। बहरूच की बात करें तो वीट स्टॉल हैंडीक्राफ्ट है। लखनऊ की बात करें तो चिकनकारी एंड जारी जरदोजी है। बरेली की बात करें तो जारी जरदोजी एंड महाराजागंज फर्नीचर है। बलिया बिंदी है। मेरठ की स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स है, राइट। बलिया की बात करें तो बिंदी है। मेरठ में जो है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट है। बस्ती में वुड क्राफ्ट है। महोबा के अंदर बलरामपुर जो है फूड प्रोसेसिंग है। मिर्ज़ापुर में कारपेट है। भदोही की बात करें कारपेट है। मैनपुरी की बात करें तो तक आर्ट है। और बिजनौर जो है वुड क्राफ्ट की इंडस्ट्री वहाँ पे फेमस है। मथुरा के अंदर जो है आपका जो सैनिटरी फिटिंग है ना, सैनिटरी फिटिंग है वो फेमस है। बाराबंकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। मुजफ्फरनगर जो है जैगरी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाराबंकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए, बुलंदशहर सेरेमिक प्रोडक्ट के लिए, महुआ जो है पावरलूम टेक्सटाइल के लिए, चंदौली जो है जारी जरदोजी, पिलभी जो है फ्लूट के लिए ना, पिलभित जो है फ्लूट के लिए इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट यू कैन से वुडन टेक्सटाइल। प्रयागराज जो है मूंग प्रोडक्ट है। ये कौशंबी के वुड प्रोसेसिंग थी ना उसको, तो हाँ चित्रकूट के लिए भी यही है। ईटा जो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट। और अम्बेडकर नगर का भी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। रायबरेली जो है वुड वर्क। ईटा एंकल बेल यहाँ पे मिलते हैं। रामपुर के अंदर ताला मिलते हैं। फरुखाबाद जो है टेक्सटाइल प्रिंटिंग।
संत कबीर नगर जो है ब्रासवुड, फतेहपुर बेडशीट एंड आयरन, शाहजहाँपुर जरदोरी, फिरोजाबाद ग्लासवेयर एंड शामली की बात करें तो आयरन आर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। फरुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग, संत कबीर नगर ब्रास वेयर क्राफ्ट, फतेहपुर बेडशीट एंड आयरन, शाहजहाँपुर जरी जरदोजी, फिरोजाबाद ग्लास वेयर, शामली आयरन आर्ट, गौतम बुद्ध नगर गारमेंट वगैरह, सहारनपुर में वुड क्राफ्टिंग, राइट। फिरोजाबाद ग्लास वेयर यू कैन सी है। गाजियाबाद के अंदर इंजीनियरिंग गुड है, गोरखपुर के अंदर टेराकोटा है, सीतापुर के अंदर कारपेट है, हापुड़ के अंदर होम फर्निशिंग है, सोनभद्र के अंदर कालीन या फिर कारपेट वगैरह है, और मिर्ज़ापुर के अंदर भी यही फेमस है। हमीरपुर की बात करें तो शूज़ है, वाराणसी जो है वो बनारसी साड़ी है, सिल्क साड़ी है बेसिकली। जलायु की बात करें तो हैंडमेड पेपर है। जलायु की बात करें कौन जल जाता है? अच्छा, ये बच्चे रेयर अर्थ मेटल हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर में, डिफेंस में, वाटर ट्रीटमेंट, पिगमेंट, फर्टिलाइजर। और सेरेमिक्स की बात करें तो सेंसर, कलर, सेंट्रेस, रिफ्रैक्टरीज। मैग्नेट्स की बात करें पावर जनरेशन में, माइक्रोफोन में, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है। मेटलर्जी का अलॉय यू कैन सी हेयर, राइट। इसको हम फिर कभी देख लें, क्योंकि अब एआई का कहाँ कहाँ पे यूज़ है भाई, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। एआई की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में ड्रोन के थ्रू, एजुकेशन में, ई कॉमर्स में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव, सोशल मीडिया, डेटा सिक्योरिटी, फाइनेंस एंड गेमिंग में हम जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। इंडिया का जो अच्छा हमारा क्या एम था एट द 2000 कोप ग्लासगो के समिट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नॉन फॉसिल एनर्जी जो है हमें 500 गीगावाट तक बनानी है 2030 तक। फुलफिल करना है 50% ऑफ एनर्जी जो है हमारी 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेज से आए, है ना, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 को भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे होंगे। 1 बिलियन कार्बन एमिशन जो है 2030 तक रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी 45% है। अचीव द टारगेट नेट जीरो 2070 तक, और 2047 तक हमें इलेक्ट्रीफाइड होना है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना फोकस करना है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से, जैसे यूनियन लिस्ट है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, वॉर एंड स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, ट्रांसफर, प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट वगैरह आती है, एडॉप्शन एंड सक्सेशन रेट यू कैन सी है। रेसिडरी पावर की जो पावर है रियल में यूनियन लेजिस्लेचर को दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोवरेन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें जस्टिस की बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, dignity and the unity and integrity of the nation. बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर यू रिमेंबर इट। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है? नॉमिनल हेड का कंसेप्ट, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्ट्रीज, पोस्ट ऑफ पीएम, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लोअर हाउस मोर पावरफुल, काउंसिल ऑफ स्टेट, यूएसएसआर, जापान, कनाडा, आयरलैंड यू कैन सी हेयर, कि ये जो इंट्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। बाकी ये मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल याद रखिएगा, नगोया प्रोटोकॉल, आईची टारगेट यहीं पे था, ये सप्लीमेंट्री था सीबीडी का। इसमें जो है बात की गई थी इक्विबल एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट की टू द कम्युनिटी दे। रियो 20 यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एम आया था, याद रखिए। कोप 21 में 2015 में क्लाइमेट चेंज का जो मेन एम था, इट विल कम इनटू 2020 नॉट लीगली बाइंडिंग दिस सेंचुरी। ग्लोबल टेम्परेचर को रीच नहीं करने देना 2 डिग्री सेल्सियस तक। इंडिया का जो टारगेट था ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर यूनिट जीडीपी इतना होना चाहिए बाय 2030। 40% ऑफ इट्स एनर्जी वुड बी जनरेटेड फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल। इंक्रीज इट फॉरेस्ट एरिया टू एन एडिशनल कार्बन सिंक इक्विवेलेंट टू 2.5, ये हमारा मेन एम था। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रोटरडम जो कन्वेंशन था 1988 का, यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है, इसमें बोला गया था कि प्रायर कंसेंट होना चाहिए जब भी हजार्डस एंड केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो है पहुंचाया जाए। कार्टेगना प्रोटोकॉल की बात करते हैं 2000 में, बायो सेफ्टी से रिलेटेड आया था। स्टॉकहोम 2001 में आया था, एलिमिनेट करना परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को, यूनाइटेड नेशन की ये ट्रीटी है, यूएस जो है इसका पार्ट नहीं है। रेड का 2005 का ये कंसेप्ट आया था। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, रिड्यूस करना है एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। यूनिट्रिपल-सी के टाइम पे नेगोशिएट किया गया था। रेड वाज लॉन्च 2008, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। रेड जो है डिफाइंड बाली कन्वेंशन में ये जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा था आगे। यूएनसीसी 1994 में कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर, लीगली बाइंडिंग। कनाडा ने बाद में इसमें विड्रॉ कर दिया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में फाइट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन को, तो तब ये आया था। नेगोशिएट अंडर यूएनएफसीसीसी, कम इनटू फोर्स इन 2005। बाइंडिंग टारगेट एनेक्स 1 कंट्री के लिए। मैकेनिज्म अंडर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एमिशन ट्रेडिंग, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं। इसमें जो ग्रीन हाउस कवर की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, perfluorocarbon. The protocol is based on the principle of the shared but the differentiated responsibility to place the obligation on developed country to reduce emission. You can see next 1 and next 2 कंट्री में इसको डिवाइड किया जाता है।
1987 में जो प्रोटोकॉल आया था, यू कैन सी है ब्रundtland कमीशन 1986 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी। यूएनसीसीडी और डिक्लेरेशन हुआ था यहाँ पे। CBD यूएनसीसीडी की फॉर्मेशन है जनवरी 21 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड नॉन बाइंडिंग है, अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। यूनिट्रिपल से 1992 में आए थे। इसमें मेन एम था रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैसेज को, डिग्री नॉन बाइंडिंग है, इसका स्कैटर्ड बॉन्ड के अंदर है। CBD 1992 में कंजर्वेशन करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट एंड द रिसोर्स फेयरली एंड इक्विटेबली। इंडिया जो है लीगली बाइंडिंग है, यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं है। कार्टेगन एंड गोया प्रोटोकॉल इसके अंडर में ही आता है। लास्ट स्लाइड है ये, याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन 1971, इसको जो है वाटरफॉल कन्वेंशन 27 रामसर साइट्स हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 यूएनईपी जो है रिजल्ट था इसका। साइट्स की बात करें, यू कैन सी है वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, यू कैन सी है नैरोबी डिक्लेयर 1982, 10th एनिवर्सरी जब स्टॉकहोम की थी 1987 टू कंट्रोल ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस लीगली बाइंडिंग है और रेटिफाइड किया गया यूनाइटेड नेशन मेंबर के द्वारा बाय दिस बाइंडिंग द थैंक यू।